इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो जो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूरिया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अंगों में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? आहार नाल में, वृक्क में, मूत्राशय में या फिर यकृत में? तो जो यूरिया का संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है? वो यकृत में होता है, अर्थात लीवर में होता है। अगला प्रश्न है, स्तनियों में अर्थात मैमल्स में जल का सर्वाधिक अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो मैमल्स में जो जल का अवशोषण होता है वो सर्वाधिक वृक्क में अर्थात किडनी में होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वृक्क में। अगला क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण जो होता है, तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो जो यूरिया का संश्लेषण है वो किस विधि द्वारा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्निथन चक्र के द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यकृत में यूरिया का संश्लेषण आर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, प्लीहा दिया हुआ है, फेफड़े हैं, वृक्क है और यकृत है। तो यहाँ पर जो वृक्क है, फेफड़े हैं और लीवर है, ये सभी क्या है? उत्सर्जी अंग है। लेकिन जो प्लीहा है वो उत्सर्जी अंग नहीं है। प्लीहा का काम क्या है? प्लीहा जो है पुरानी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उसको नष्ट करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा अंग उत्सर्जी अंग नहीं है? तो प्लीहा उत्सर्जी अंग नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल यूरिया निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसमें से जो यूरिया का निर्माण होता है उसमें से आवश्यक अमीनो अम्लों में कौन कौन से? सिट्रुलिन और आर्जिनिन और आर्निथिन। ये क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। ये सभी क्या होते हैं? यूरिया निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यूरिया निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता है। तो एस्पार्टिक अम्ल जो होता है वो यूरिया निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में अधिक शर्करा की मात्रा लेने पर मूत्र में क्या बढ़ सकता है? तो अगर हमने भोजन में शर्करा की मात्रा ज़्यादा ले ली है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, मानव में जो किडनी होती है यानी जो वृक्क होते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो किस प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव में जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेटानेफ्रिक प्रकार। अगला प्रश्न है, ग्लोमेरुलर निस्यंद में प्लाज्मा की तुलना में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? ग्लोमेरुलर निस्यंद में प्लाज्मा की तुलना में ग्लूकोज की मात्रा बराबर होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायूरेसिस में क्या हो जाता है? मूत्र की मात्रा घट जाती है, या कह रहा है कि ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, या मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर विद्युत अपघटनी संतुलन बिगड़ जाता है। तो डायूरेसिस में क्या होता है कि मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? CO2 है, अमीनो अम्ल है कि यूरिया है कि अमोनिया है? तो जो सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन संपुट यानी कि बोमेन का जो कैप्सूल होता है, पूछा जा रहा है कि कौन से अंग में पाया जाता है बोमेन संपुट? तो जो बोमेन संपुट होता है वो क्या होता है? नेफ्रॉन की एक प्याले नुमा संरचना होती है। ठीक है, नेफ्रॉन की
एक प्याले नुमा संरचना होती है जिसमें ग्लोमेरुलस धंसा रहता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस अंग में बोमेन संपुट होते हैं? वृक्कों में होते हैं, अर्थात किडनी में होते हैं। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य ने उच्च प्रोटीन युक्त मांस की अधिक मात्रा ग्रहण कर ली है, तो उसके मूत्र में अधिक मात्रा किसकी होगी? तो उसके मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो किडनी है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन्स की समीपस्थ कुंडलित नलिका कितना जल अवशोषित करती है? तो ये 80% जल को अवशोषित करती है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोमेन संपुट में रुधिर नाइट्रोजनी अपशिष्ट युक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? तो जो रुधिर को यानी कि नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट युक्त है ले जाने वाली जो वाहिनी है वो कहलाती है अभिवाही धमनिका। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? अभिवाही धमनिका लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, तरह दिख रहा है, अभिवाही धमनिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुंडलित नलिका के दूरस्थ भाग द्वारा जल अवशोषण नियंत्रित होता है? तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है उसके द्वारा जल की मात्रा का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा पूर्ण उत्सर्जी अंग है? तो जो पूर्ण उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है? वृक्क होता है। किडनी को ही पूर्ण उत्सर्जी अंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है? तो जो यूरिया होता है वो अमीनो अम्लों के विघटन के उत्पाद से बनता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब कितना होता है? तो जो मानव के वृक्क होते हैं उनमें निस्यंदन दाब 10 से 15 mmHg होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ADH हार्मोन की कमी होने पर कौन सा परिवर्तन होता है? अगर रक्त में एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? मूत्र की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, यूरिया का संश्लेषण शरीर के किस भाग में होता है? तो जो यूरिया का संश्लेषण होता है वो शरीर के यकृत में होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।